हाय, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हार्डलिक्स का पार्ट 5। क्वेश्चन 81 है। यू और वी गिवन है यहाँ पे और स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन का पूछा है कि कैसा शेप होगा। तो हमें पता है, पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था कि साई को अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये वेलोसिटी देगा एक्स से 90 डिग्री के एंगल पे जो एक्सिस होगी उसके अलोंग। तो ये देगा वी। वी होता है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। और अगर इसको वाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये यहां से 90 डिग्री पे जो एक्सिस है माइनस एक्स एक्सिस उसके अलोंग वेलोसिटी देगा। और इधर जो वेलोसिटी होती है वो यू होती है, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना होगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास है। अब यू और वी, इसकी वी की वैल्यू पता है तो ये हम यहाँ पे रख देते हैं। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स विल बी इक्वल टू बी वाई। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी डेल साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई विल बी इक्वल टू माइनस ए एक्स। अब इस इक्वेशन को अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा साई बी वाई इंटू एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वाई का फंक्शन भी हो सकता है, वो एक्स का फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये dx इधर आएगा। तो हमने मान लिया कि y का कोई फंक्शन है सी वाई। इसके बाद ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है कांस्टेंट की वैल्यू। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे ताकि हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करके कांस्टेंट वाली टर्म कैलकुलेट कर सकें। तो ये हो गया डेल साई अपॉन डेल एक्स सॉरी वाई विल बी इक्वल टू y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो bx आएगा और cy का c डैश y बन जाएगा। और हमें पता है कि डेल साई अपॉन डेल y की वैल्यू माइनस ए एक्स है। तो हम इससे कंपेयर करें तो हमें पता चल रहा है कि c डैश y जो है वो 0 होगा। अब c डैश y 0 होगा तो cy या तो 0 होगा या कांस्टेंट होगा। तो ये है, ये या तो 0 हो गया या कांस्टेंट हो गया। x और y दोनों का ही फंक्शन नहीं है। तो साई की वैल्यू यहाँ पे आ गई एक्स वाई इंटू बी। तो जो कांस्टेंट वाली टर्म है अगर उसको स्पेशल केस में हम 0 कंसीडर करें तो ये इक्वेशन बन जाती है हाइपरबोला की। एक्स ऐसी इक्वेशन बनती है हाइपरबोला की, कुछ एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है। तो ये भी एक्स वाई की टर्म आ रही है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई है। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। इसमें पूछा है कि किसी 2 डायमेंशनल फ्लो में u और v ये है, इसका तो कुछ मतलब नहीं, ऐसे दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी मोशन अकर नहीं होता उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। तो उस पॉइंट को बोला जाता है स्टेग्नेशन पॉइंट। इस पॉइंट पे जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। आंसर की में आंसर गिवन है वो स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट नहीं बोला जाता, पॉइंट तो सारे स्टेशनरी हैं। वो पर्टिकुलर पॉइंट जिसके कांटेक्ट में जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उसको बोला जाता है स्टेग्नेशन पॉइंट। और इस टर्म को हम यूज करते हैं पिटेड ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। यहाँ पे पूछा है स्ट्रीम फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ऑप्शन ए है कि फाई है वो कांस्टेंट होता है किसी स्ट्रीम लाइन पे। तो जैसे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन है तो इसके सारे पॉइंट्स पे फाई की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। तो ऑप्शन ए है सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि कोई कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो कोई क्लोज्ड पाथ है, उसके लिए जो फ्लूइड होगा फ्लो होगा अराउंड वो 0 होगा। जैसे कि कोई क्लोज्ड है, इसमें इतना वॉल्यूम अंदर जा रहा है तो जो बाहर निकल रहा है वो भी, ये Q1 है ये Q2 है। तो बाहर जैसे कि ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो इसकी वैल्यू होगी वो भी Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगी। इट मीन जितना इनफ्लो है उतना ही आउटफ्लो होगा। कंटिन्यूस फ्लो है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में पूछा है कि किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में अगर हम फाई का रेट ऑफ चेंज निकालें तो प्रोपोर्शनल होगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि अगर हम उसको एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज निकालें, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें,
तो वो किसके इक्वल आता है, ये v के इक्वल आता है। तो इट मीन्स वो प्रोपोर्शनल होगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन नॉर्मल टू दैट डायरेक्शन। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के नॉर्मल y डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी देता है। तो सी स्टेटमेंट भी सही है। डी में पूछा है कि वेलोसिटी वेक्टर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रीम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। तो जैसे इस इक्वेशन से हम डिफरेंशिएट करके स्ट्रीम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो सारे ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 में पूछा है कि फ्लूइड पार्टिकल में कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है v²/2g, प्रेशर एनर्जी होती है p/w, एलिवेशन होता है z, एक इनिशियल एनर्जी है, आई थिंक इनमें से किसी एनर्जी को नाम दे रहा होगा, बट यहाँ पे ई है। ऑप्शन 3 तो हमें पता है सही है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 85 में पूछा है कि कोई इंडिपेंडेंट फ्लूइड का मास है तो उसमें कौन सी एनर्जी नहीं होती है। तो जो एलिवेशन एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसकी वैल्यू ये होती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ये। तो ये तो इंडिपेंडेंट मास के लिए पॉसिबल है, बट प्रेशर एनर्जी नहीं है। और दूसरा प्रेशर एनर्जी जो है वो ऐसा होता है कि जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, इसके ऊपर दूसरे पार्टिकल्स हैं, तो वो इस पे प्रेशर एग्जिट करते हैं। तो इंडिपेंडेंट अगर कोई मास है तो उसमें प्रेशर एनर्जी नहीं होगी, तो आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 कि फ्रिक्शन लॉसेज में लॉस ऑफ हेड होता है वो किस किस के कारण होता है। तो विस्कोसिटी के कारण भी होता है, टर्बुलेंस के कारण भी होता है। टर्बुलेंस के कारण बहुत ज्यादा रैंडम फ्लो हो रहा है पार्टिकल्स का, तो आपस में बहुत ज्यादा टकराते हैं, तो इसके कारण भी लॉस होगा। और विस्कोसिटी के कारण भी एक पार्टिकल और दूसरे जो एडजेसेंट पार्टिकल है उसकी मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा। एक लेयर है दूसरी लेयर जा रही है, तो ये इसको रेजिस्ट करेगा, मूवमेंट नहीं करने देना चाहिए विस्कस फोर्सेस, तो दोनों के कारण ही लॉसेज होंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 में पूछा है कि एनर्जी इक्वेशन है वो मोस्टली कहाँ के लिए एप्लीकेबल होती है, कौन से टाइप फ्लो के लिए एप्लीकेबल होती है। 87 टर्बुलेंट फ्लो है, वहां पे एनर्जी इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि हम काफी सारे एजम्पशंस लेते हैं जो कि टर्बुलेंट फ्लो में फॉलो नहीं होते, और टर्बुलेंट फ्लो में एनर्जी लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एनर्जी इक्वेशन टर्बुलेंट फ्लो में हम नहीं अप्लाई कर सकते, हम लेमिनार फ्लो में अप्लाई कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो भी है, लेकिन लेमिनार ज्यादा जनरलाइज्ड आंसर है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में ये इक्वेशन गिवन है और पूछा है कि ये किसने सजेस्ट की थी। तो इसका पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, ये इक्वेशन दी थी आइलर्स ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 89 में पूछा है कि डिफरेंट फॉर्म में बर्नौलीज इक्वेशन गिवन है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा है। तो ये सी है, जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं कि हर एक सेक्शन पे हम एनर्जी निकालते हैं। ऑप्शन ए भी इसी का फॉर्म है, ये ज्यादा कॉमन फॉर्म है, फेमिलियर है, कि हर एक सेक्शन पे हमने एनर्जी निकालेंगे और उनको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हर एक सेक्शन पे एनर्जी इक्वल होगी बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 90 है कि बर्नौलीज इक्वेशन में हम कौन से अजम्पशन लेते हैं। तो हम फ्लूइड को नॉन विस्कस मानते हैं, इसलिए हम विस्कस फोर्सेस को इग्नोर कर पाते हैं। होमोजेनियस भी मानते हैं, स्टेडी भी मानते हैं, और अलोंग द स्ट्रीमलाइन भी मानते हैं, क्योंकि हम डेरिवेशन वगैरह करते हैं वो अलोंग द स्ट्रीमलाइन करते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह जो करते हैं वो अलोंग द स्ट्रीमलाइन करते हैं, तो हम मानते हैं कि फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन के अलोंग हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट 91 में ये एक इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे पूछा है कि फ्लो सिस्टम जो है उस पे वर्क किया गया है, जो फ्लो सिस्टम है उस पे वर्क किया आपने। तो किसी भी सिस्टम में अगर हम वर्क करेंगे तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे सिस्टम पे वर्क किया गया तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे प्लस में ये वर्क डन से जो एनर्जी इंक्रीज होगी वो वाली टर्म आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा एडेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो आंसर हो जाएगा 91 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट 92 में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है 1.03 टू 1.06 होता है। ये क्लोज टू यूनिटी होता है, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में ऑलमोस्ट फ्लो होता है वो यूनिफॉर्म होता है।
जैसे कि एक सेक्शन है तो टर्बुलेंट फ्लो में हर एक ये पाइप है तो हर एक डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, एकदम इक्वल तो नहीं होता है बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा होता है। तो अगर बिल्कुल कांस्टेंट तो ये 1 होगा, और थोड़ा सा भी कांस्टेंट से वेरिएशंस है, जैसे थोड़ा सा कहीं पे वेलोसिटी ज्यादा है तो कहीं पे कम है, ऐसे अगर वेरिएशंस है तो थोड़ा सा 1 से बड़ा आएगा ये फैक्टर, तो ये 1.03 टू 1.06 होता है। बट प्रैक्टिकल वैल्यू हम इसको 1 भी एज्यूम करके हम एनालिसिस कर सकते हैं इसका। जब हम टर्बुलेंट फ्लो का एनालिसिस करते हैं तो हम अल्फा जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 1 मान के एनालिसिस कर लेते हैं। ऑप्शन बी में बोला है कि लेमिनार फ्लो के लिए 2 होगा, तो लेमिनार फ्लो के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेमिनार फ्लो में जो वेरिएशंस होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, फिर डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे वेरिएशंस ज्यादा है। जितने ज्यादा वेरिएशंस होंगे अक्रॉस द डेप्थ फ्लो में वेलोसिटी में, उतनी ज्यादा अल्फा की वैल्यू होगी, तो इसलिए लेमिनार के लिए ज्यादा होती है ये। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन 93 में पूछा है कि कोई लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है उस लेवल को जिस लेवल तक लिक्विड राइज होगा जब वर्टिकल पीजियोमीटर ट्यूब है वो फिट कर दिए जाए डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में। तो वर्टिकल पीजियोमीटर ट्यूब्स में फ्लूइड कितना राइज होता है उसकी वो होता है इस फॉर्मूले से P = WH, तो H हो जाता है P/W। ये आ गया प्रेशर हेड। और अगर कोई पाइप है तो ये कोई इंक्लाइंड पाइप है जिससे कि फ्लो हो रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने डेटम एज्यूम किया है, ये Z1 है इसका डेटम हेड है, ये Z2 है नेक्स्ट वाले पॉइंट का डेटम हेड है। अब अगर मैं कोई लाइन ज्वाइन करूं जो कि पीजियोमीटर का जो लेवल है उसको कनेक्ट करे जाए, तो इस पीजियोमीटर का ये लेवल है, नेक्स्ट वाले का ये लेवल है, तो इसको अगर कनेक्ट करते हुए ऐसे कोई लाइन प्लॉट करें तो इस लाइन की डेटम से इस पॉइंट पे हाइट कितना होगा Z1 + H1, और Z1 होगा P/W। तो ये हो गया इस वाले पॉइंट के लिए। नेक्स्ट वाले पॉइंट के लिए हो जाएगा Z2/P2 + W। तो Z2 + P2/W क्या होता है, ये पीजियोमेट्रिक हेड होता है, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, इनका सम होता है, उसको पीजियोमेट्रिक हेड बोलते हैं। इसको हार्डली ग्रेडियंट भी बोलते हैं, पीजियोमेट्रिक लाइन भी बोलते हैं, हार्डली ग्रेडियंट लाइन भी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रेशर ग्रेड लाइन एज सच यूज नहीं की गई है कहीं पे, बट ऑप्शंस में यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है तो फिर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में पूछा है, हार्डली ग्रेडियंट लाइन का क्वेश्चन है फिर से। इसमें बोला है कि जो सेंट्रल लाइन ऑफ कॉन्ड्यूट है, ये वाली लाइन है, ये सेंट्रल लाइन ऑफ कॉन्ड्यूट है, तो क्या इससे पीजियोमेट्रिक लाइन जो होगी, हार्डली ग्रेडियंट लाइन जो होगी, वो ऊपर होगी या नीचे होगी या कहीं पे भी हो सकती है। तो ये एक स्पेशल केस हमने देखा जिसमें फ्लो हो रहा था, वो प्रेशर में फ्लो हो रहा था। यहाँ पे P था, वो P एटमॉस्फेरिक से ज्यादा था पाइप के अंदर फ्लो, तो इस तरीके से फ्लूइड राइज हुआ यहाँ पे। बट हो सकता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम प्रेशर हो, उस केस में इधर डिक्रीज होगा, पीजियोमीटर में जो लेवल होगा वो डिक्रीज होगा, ये जो पाइप का लेवल है इससे भी कम होगा। तो ये अबो भी हो सकती है, बिलो भी हो सकती है हार्डली ग्रेडियंट लाइन से। इसकी इक्वेशन होती है वो ये होती है, तो अगर ये पॉजिटिव है P तो ये अबो होगी, अगर P नेगेटिव है तो उस केस में ये बिलो होगी सेंट्रल लाइन से, पाइप का जो सेंटर कंडक्ट का जो सेंट्रल लाइन है उससे। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 में अभी हमने हार्डली ग्रेडियंट लाइन की बात की, इसके अलावा इसमें टोटल ग्रेडियंट लाइन की भी बात हो रही है। तो मैं एक डायग्राम से पहले इन दोनों लाइंस को समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, दोनों में कैसे प्लॉट करते हैं। ये कोई इंक्लाइंड पाइप है जिसमें फ्लो हो रहा है, ये वाला पाइप है जिसमें फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ये पाइप का सेंटर वाला कंड्यूट है, तो ये वैल्यू है, ये Z हो गई, ये डेटम है। उसके बाद ये P/W वाली टर्म होगी, इसमें पीजियोमीटर लगा है यहाँ पे, तो ये लेवल आ गया हमारा हार्डली ग्रेडियंट लाइन का। ये वाली जो लाइन है
ये हार्डली ग्रेडियंट लाइन है, पीजोमीटर है तो ये HGL है, ये वाली लाइन। इसके बाद HGL में तो हम दो टर्म ही कंसिडर करते हैं, बट टोटल एनर्जी की इक्वेशन जो होती है उसमें ये v²/2g वाली टर्म भी होती है, तो v²/2g वाली टर्म को हम वेलोसिटी हेड बोलते हैं। तो अगर मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं तो उस केस में मेरा ये टोटल एनर्जी आ जाएगी, और इस लाइन को हम टोटल एनर्जी लाइन बोलते हैं। जैसे ये लाइन थी, इसमें यहाँ की वेलोसिटी v1 है तो v1²/2g इतना ऐड कर दिया। इस पॉइंट पे मान लिया कि वेलोसिटी है v2, तो v2²/2g कैलकुलेट किया और इसके ऊपर ऐड कर दिया है वर्टिकल डिस्टेंस। तो अब नई लाइन जो आएगी वो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, वो ये वाली आएगी, जिसको टोटल एनर्जी लाइन भी बोलते हैं और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन भी बोलते हैं। अगर कोई आइडियल फ्लूइड होता तो टोटल एनर्जी लाइन कांस्टेंट होती, क्योंकि आइडियल फ्लूइड में तो हम अज्यूम करते हैं कि इन तीनों टर्म्स का सम होता है वो कांस्टेंट होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो ये वाली लाइन है, अगर आइडियल फ्लो होता तो ये टोटल एनर्जी लाइन होती। तो एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद आगे का डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है कि टोटल एनर्जी ग्रेडियंट है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टोटल हेड का, किसी भी सेक्शन पे टोटल हेड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टोटल एनर्जी लाइन है, तो सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी में बोला है कि टोटल एनर्जी लाइन और हार्डली ग्रेडियंट लाइन का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो v²/2g होता है। तो हमने यही किया था कि जो HGL आई थी उसमें v²/2g की टर्म और ऐड कर दी थी, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट सी है कि वर्टिकल टोटल एनर्जी लाइन और टोटल एनर्जी ग्रेडियंट जो है उनका डिफरेंस होगा वो लॉस ऑफ हेड होगा। तो वैसे तो टोटल एनर्जी लाइन और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन एक ही टर्म के लिए, एक ही लाइन के लिए यूज की गई है, जो कि है ये वाली टर्म HGL में अगर v²/2g वाली टर्म ऐड करते तो। बट इसने यहाँ पे जो गिवन है इससे अगर हम सिग्निफिकेंस निकालें तो ये शायद ऐसा कहना चाह रहा है कि टोटल एनर्जी लाइन, ये आइडियल वाली जो कंडीशन है जिसमें कि टोटल एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, तो उसको टोटल एनर्जी लाइन बोल रहा है। तो टोटल एनर्जी लाइन तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगी, और जो टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन उसको बोल रहा है जो इंक्लाइंड वाली हमारी ये वाली लाइन आ रही थी। तो इनका डिफरेंस होगा वो हेड लॉस होगा, क्योंकि आइडियली तो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी, ये कांस्टेंट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। तो इनका जो ये डिफरेंस है इसको ये बोल रहा है कि ये इक्वल होगा लॉस ऑफ हेड के। तो सारे स्टेटमेंट सही हो गए, आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, यहाँ पे गिवन है कि हमें एक 1 मीटर क्यूमेक्स है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड की डिस्चार्ज की रेट है क्यू, और टोटल हेड में हमने इंक्रीज किया है वो 37.5 मीटर किया है। तो पावर जनरेटेड निकालना है। पावर जनरेटेड होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में कितना वाटर हमने ट्रांसफर किया, इतना। इसका मास कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि 1000 होती है रो डब्ल्यू मास डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये मीटर क्यूब में आ गया 1, ये केजी में आ गया मास। वर्क डन विल बी इक्वल टू कितनी एनर्जी गेन की इसने, तो इसकी एनर्जी h हाइट पे है तो mgh होगी। तो ये मास इंटू जी, जी की जगह 10 लिख देते हैं, इंटू h, h कितना हुआ 37.5। ये कितने में ट्रांसफर हुआ इतना मास, क्यूमेक्स है, क्यूमेक्स होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 1 मीटर क्यूब ट्रांसफर हुआ, जिसका वेट 1000 kg आया, और उसमें वर्क डन होगा एनर्जी के इक्वल, जो होगा ये इंटू 10 इंटू 37.5। लेकिन इसने पावर जनरेटेड जो पूछी है वो पूछी है एचपी में, तो एग्जैक्टली तो 745 वाट इज इक्वल टू 1 HP होता है। ये ऐसा यूनिट लिए सारे, तो वाट में आएगा जो एनर्जी आएगी वो, सॉरी जो वर्क डन पावर आएगी वो। तो हमें पावर निकालनी है एचपी में, तो 750 से हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लेते हैं, तो 750 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 500 HP। 500 हॉर्स पावर वो है, वो पावर जनरेट हो रही है अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से
वाटर को नोजल से ट्रांसफर करें 37.5 मीटर की हाइट पे। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 500 HP। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97। 97 में बोला है कि कोई नोजल है और एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, जैसे इस तरीके से कोई नोजल है और इससे आप फ्लूइड फ्लो ये एग्जिट करवा रहे हो, तो लिक्विड जेट जो होगा वो कौन सा पाथ लेगा। तो ये वैसा ही है जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा फिजिक्स में +1 में, कि हम कोई बुलेट किसी गन से छोड़ते हैं या फिर हम कोई पत्थर फेंकते हैं इस तरीके से, तो उसकी मोशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, और ये इसका पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इसको बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो मैक्सिमम हाइट एक जेट इंक्लाइंड है थीटा से वो अटेन करेगा और उसका टोटल हॉरिजॉन्टल स्पैन होगा, उनका रेशियो क्या होगा। जैसे कि इस तरीके से कोई जेट है, इस तरीके से ये फ्लो हो रहा है, तो इसका मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो इस तरीके से पैराबोलिकली ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर इस पॉइंट पे पहुंचेगा। ये h है और ये टोटल स्पैन है l, यहां से लेके यहां तक, तो इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम टोटल वेलोसिटी v है, इसके दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा v cos थीटा, वर्टिकल हो जाएगा v sin थीटा। तो दोनों डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हो गए। अब हमें निकालना है h। तो h निकालने के लिए इंडिविजुअल v sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू है -g, और v cos थीटा के लिए कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट है यहां से लेके यहां तक। तो h निकालेंगे और टाइम t निकालेंगे कि वहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है t। तो h जो होगा वो निकालेंगे हम इस वाली इक्वेशन से, v² - u² = 2as। u की वैल्यू है v sin थीटा और v की वैल्यू हो जाएगी 0। ये पार्टिकल यहाँ पे v sin थीटा वेलोसिटी है, फिर इसकी वेलोसिटी g डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए डिक्रीज होती रहेगी, एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी, वो यहाँ पे होगी। उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 है और फिर उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड हो गई है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है। तो v 0 हो जाएगा, s होगा वो h हो जाएगा, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं वेलोसिटी का, तो वर्टिकल वाला जो इसकी हाइट है, जो इसका मूवमेंट है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा v² sin² थीटा = 2gh, क्योंकि एक ही जगह -g हो जाएगा, और यहां से h की वैल्यू आ जाएगी v² sin² थीटा अपॉन 2g। ये h की वैल्यू आ गई। अब मुझे l की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है कि l की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो v cos थीटा है और वो कांस्टेंट है, उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे टाइम चाहिए होगा कि ये कितने टाइम तक इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और ये टाइम किससे आएगा कि जब ये पार्टिकल यहां टकराएगा उसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये यहाँ टकराना होगा, ये डिसाइड होगा इस कंपोनेंट से, v sin थीटा से। यहां से यहां तक पहुंचने में t टाइम ले रहा है, तो यहां से लेके वापस यहां तक आने में भी t टाइम लेगा। तो पहले मैं, जैसे कि ये a है, ये b है, तो a से b तक पहुंचने में टाइम t ले रहा है, वो टाइम निकालते हैं। इक्वेशन लगाएंगे, v = u + 8t। v 0 है, u की जगह है v sin थीटा माइनस gt, तो इससे t की वैल्यू आ गई v sin थीटा अपॉन g। v sin थीटा अपॉन g आ गया। अब इस टाइम, ये टाइम है यहां से लेके a से b तक पहुंचने का, b से c तक पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा वो 2t हो जाएगा, जो होगा 2v sin थीटा अपॉन g। अब मुझे निकालना है l, तो l सिंपली हो जाएगा v sin थीटा इंटू 2t और v cos थीटा, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट v cos थीटा है,
तो v cos थीटा इंटू 2t, v cos थीटा इंटू 2v sin थीटा अपॉन g। हमें रेशियो निकालना है, h अपॉन एल है या h अपॉन है, एक मिनट देखते हैं। रेशियो है h अपॉन एल का, तो h अपॉन एल हो जाएगा, h अपॉन एल, h की वैल्यू हो जाएगी ये v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाई 2v साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, v ये यहाँ पे v स्क्वायर है तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर एक साइन थीटा बचेगा, नीचे 4 आएगा, ये 2 ये और 2 ये वाला, तो 4 बन जाएगा, और ये आएगा कोस थीटा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बाई 4। कुछ नहीं किया, हमने दोनों डायरेक्शंस में वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लिए। अपवर्ड जो डायरेक्शन, वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट हो रहा है। और ये कितनी टाइम तक मूवमेंट हो रहा है ये डिसाइड होगा कि पार्टिकल ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, उसका ट्वाइस टाइम इसको मिल रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा टेन थीटा बाई 4, जो कि गिवन है ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन सी, टेन थीटा बाई 4। नेक्स्ट में पूछा है, ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि जेट प्रोजेक्टेड है वो 45 डिग्री पे है, और फुट जो है एक कॉलम है, जैसे कि ऐसे एक कॉलम है, कॉलम के फुट से 40 मीटर डिस्टेंस से हम जेट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जेट प्रोजेक्टेड है, कोई कॉलम है उससे 40 मीटर डिस्टेंस पे इस तरीके से कोई जेट है, ये 45 डिग्री के एंगल पे है। तो इस तरीके से मैक्सिमम हाइट तक जाता है, जो कि इसकी मैक्सिमम हाइट है कॉलम के इक्वल, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द कॉलम, मतलब यहां तक जाता है और उसके बाद वापस नीचे गिरने लग जाता है। ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऊपर तक जाने में लगेगा उतना ही नीचे तक गिरने में लगेगा, क्योंकि टाइम सेम होगा। तो ये 40 मीटर डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी 40 मीटर होगी, तो एल की वैल्यू आ गई 80 मीटर। और पिछले क्वेश्चन में हमने ये निकाला है कि एच अपॉन एल होगा टेन थीटा बाई 4, और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये 1/4 है, इज इक्वल टू एच बाई एल। एच हमें निकालना है, एल की वैल्यू है वो 80 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर की में जो आंसर गिवन है वो रॉन्ग है, आई थिंक 40 मीटर है यहाँ पे गिवन, 40 मीटर ही है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये नहीं होगा, 20 मीटर होगा आंसर। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला उससे आगे डायरेक्ट। नेक्स्ट है 100, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट्स गिवन है रेडियल फ्लो के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट है कि रेडियल फ्लो में फ्लूइड इस तरीके से फ्लो होता है कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर और वेलोसिटी होंगे, वो डिपेंड करेंगे, उनमें जो चेंजेस होगा वो सेंट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में होगा। जैसे कि सेंट्रल एक्सिस है तो इससे जितनी डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि प्रेशर और वेलोसिटी में जैसे चेंजेस होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे डिस्टेंस में चेंजेस होंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है रेडियल फ्लो के रिगार्डिंग। ऑप्शन बी में बोला है कि रेडियल फ्लो में वेलोसिटी जो होती है फ्लो की वो रेडियल डायरेक्शन में होती है। तो इस तरीके से फ्लो होता है वहां पे रेडियस के डायरेक्शन में, और ये फ्लो है ये इनवर्ड भी हो सकता है आउटवर्ड भी हो सकता है। ये हमने आउटवर्ड बनाया है, अगर इनवर्ड होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में बोला है कि इनवर्ड भी हो सकता है आउटवर्ड भी हो सकता है फ्रॉम द सेंटर, सी भी सही है। डी में बोला है कि फ्लो है वो 1 डायमेंशनल है, तो बेसिकली ये फ्लो 1 डायमेंशनल नहीं है, ये 2 डायमेंशनल फ्लो है। इस तरीके से अगर फ्लो हो रहा है तो इसके एक्स डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आएगा, इसका वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आएगा। तो ये फ्लो है ये 2 डायमेंशनल है, तो ये डी है वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा।
तो इसका आंसर भी 100 का डी हो जाएगा। तो इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।